नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि अब भारत आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी और उनके आका जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहां जाकर मारेगा। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने और भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले न करने का वादा किया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है। मोदी ने कहा कि भारत की फौज तैयार है, अगर पाकिस्तान में गड़बड़ी की तो फिर से एक्शन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ इसी तरह का एक्शन होगा। अब यही न्यू नॉर्मल है। भारत न्यूक्लियर बम की धमकियों से न डरेगा न रुकेगा। मोदी ने कहा कि दुनिया भर के देशों को समझ जाना चाहिए कि भारत बदल गया है। आतंकवाद के इशू पर अब दुनिया को भी अपनी सोच बदलनी होगी, वही रास्ता अपनाना होगा जो भारत ने अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, ये न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है जिसे हमारी सेनाओं ने पूरा कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने बर्बाद कर दिए। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के दिल में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के इन अड्डों पर जब बम बरसे, 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए, तो पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उनके जनाजे पर आंसू बहाने पहुंच गए। यह आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के गहरे रिश्तों का सबूत है। मोदी ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ न एक्शन रुकेगा। अगर भारत में फिर आतंकवादी हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी क्लियर कर दिया कि न ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, न पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी, न सिंधु समझौता रिवाइव होगा। मोदी ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, सटीक निशाने लगाए, आतंक के अड्डों को खंडहरों में तब्दील कर दिया और इस वक्त भी हमारी फौज हाई अलर्ट पर है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नए आयाम दिए हैं। अब यही न्यू नॉर्मल है। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और
आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। मैं आपको प्रधानमंत्री के आज के भाषण के कुछ चुने हुए हिस्से सुनवा रहा हूं, इनको बाद में एनालाइज करेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में बात की, उसमें पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं का प्रतिबिंब था। मोदी ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले ने आतंकवाद का बीभत्स चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। आतंकवादियों ने बेटियों के सामने उनके पति को मारा, जिस तरह बच्चों के सामने उनके पिता को मारा, इस दरिंदगी पर पूरे देश का खून खौल रहा था। हर हिंदुस्तानी के मन में यही था कि आतंकवादियों और उनके अड्डों को मिट्टी में मिला दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर इसी प्रतिज्ञा का नतीजा है। उन्होंने आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी और हमारे वीर जवानों ने हमारी बहन बेटों का सिंदूर उजाड़ने वाले हैवानों को कब्र में पहुंचा दिया, उनके अड्डों को बर्बाद कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत
इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हमारी तीनों सेनाओं की प्रशंसा की। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सटीक रणनीति, हमारे बहादुर जवानों का अदम्य साहस, उनका शौर्य, उनकी वीरता देखी और यह भी देखा कि मॉडर्न वॉरफेयर में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई, पाकिस्तान के एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया, तब हताश, निराश और बौखलाया पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा, दुनिया भर से गुहार लगाने लगा। मोदी ने कहा चूंकि भारत का आतंकवादी अड्डों को तबाह करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश की तीनों सेनाओं को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, देश की खुफिया एजेंसीज को और देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं के वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट को पूरा करने के लिए अद्भुत साहस, अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। इस पराक्रम पर पूरा देश वीर जवानों को सिर झुकाकर प्रणाम करता है। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और
उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। हालांकि मोदी ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम अभी जारी है। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की सेनाओं की, देश की खुफिया एजेंसियों की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी युग नहीं है। जब तक आतंकवाद का एक भी निशान बाकी है, तब तक शांति नहीं हो सकती। मोदी ने कहा न टेरर और टॉक्स साथ साथ हो सकते हैं, न टेरर और ट्रेड साथ साथ चल सकते हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने कहा अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर अवैध कब्जा छोड़ने पर बात होगी। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान किया। आतंकवाद के खिलाफ नए भारत के नए संकल्प की नई नीति की घोषणा की। अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ भारतीय सेनाओं का सुदर्शन चक्र लगातार चलेगा। आज हमारी बहादुर सेना के शौर्य पर गर्व करने का दिन है। आज भारत की मजबूत लीडरशिप की
प्रशंसा करने का दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत वो पहला देश बन गया जिसने एक न्यूक्लियर पावर के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। सीमा पार करके शत्रु की सुरक्षा का सीना चीरकर आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज से एक नए भारत का उदय हो रहा है। आज से न्यू नॉर्मल की परिभाषा बदलेगी। अब आतंकवादी हमलों को युद्ध की तरह डील किया जाएगा। अब आतंकवाद का सफाया करने के लिए सेना आजाद होगी। आतंकवादी पाकिस्तान में जहां भी छुपे होंगे हमारी फौज उन्हें चुन चुनकर मारेगी। अब निशाना सांप के फन पर होगा। आतंकवाद का जहर निकालने के लिए भारतीय सेना किसी भी हद तक जाएगी। पाकिस्तान का कोई कोना अब आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। अब एटम बम की धमकी आतंकवादियों के लिए कवर का काम नहीं कर पाएगी। आतंकवादियों को न तो एलओसी बचा पाएगी न इंटरनेशनल बॉर्डर उन्हें सेफ्टी दे पाएगा। अब भारतीय सेना हर बाधा और बंधन को पार करके आतंकवादियों का सफाया करेगी। अगर कोई फौज हमारी सेना के रास्ते में आएगी, आतंकवादियों को बचाएगी, तो उस फौज पर भी आग बरसाई जाएगी। अगर पाकिस्तान एक उधमपुर एयरबेस पर हमला करेगा तो हमारी एयरफोर्स उसके 8 एयरबेस तबाह कर देगी। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को एयर डिफेंस का कवर देगा तो हमारी फौज ऐसे एयर डिफेंस को तबाह कर देगी। पहलगाम के पापी पाकिस्तान को 3 लेवल पर मैसेज दिया गया है, मिलिट्री, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल। अब आतंकवाद की हर घटना पर इसी तरह का एक्शन होगा। पाकिस्तान से अब पानी पर बात नहीं होगी, ट्रेड पर बात नहीं होगी, न रिलेशंस नॉर्मल करने पर बात होगी। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके लौटाने पर बात होगी, तो आतंकवादियों को हैंडओवर करने पर। यह नए भारत का नया संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा देश 140 करोड़ देशवासी हमारी पराक्रमी सेना के साथ हैं। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने से बचाया। उन्होंने सीज फायर करवाया और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रंप ने कहा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पर्दे के पीछे रहकर भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात की, उन्हें युद्ध बढ़ाने के जोखिम समझाए। इसी का नतीजा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुए। हालांकि ट्रंप डायरेक्टली इस बातचीत में शामिल नहीं थे, फिर भी अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेते हुए कहा उन्होंने दोनों देशों को समझाया था अगर वो युद्ध रोक देंगे तभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी। इसलिए भारत और पाकिस्तान उनकी बात मान गए। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. मैं पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और फौरी युद्ध विराम लगाया और मेरा मानना है कि यह स्थायी होगा। इस तरह मेरी टीम ने 2 ऐसी ताकतों के बीच युद्ध रुकवा दिया जिनके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों देश रुकने वाले नहीं हैं। और मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजबूती दिखाते हुए मामले की गंभीरता को समझा और हमने दोनों देशों की काफी मदद की। मैंने कहा कि हम दोनों देशों के साथ खूब सारा व्यापार करेंगे। आप दोनों रुक जाओ, दोनों देश जंग को तुरंत रोकें। मैंने कहा कि आप जंग रोकेंगे तो हम कारोबार करेंगे, वरना नहीं। तो वो मेरी बात मान गए, उन्होंने जंग रोक दी। आपको तो पता ही है कि व्यापार को जिस तरह मैंने इस्तेमाल किया है किसी और देश ने नहीं किया है। उन्होंने कई वजहों से सीज फायर किया, लेकिन व्यापार की बड़ी भूमिका थी। हम पाकिस्तान से खूब सारा व्यापार करने वाले हैं, हम भारत से भी ढेर सारा कारोबार करेंगे। इस समय भारत के साथ हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है। हम बहुत जल्दी पाकिस्तान के साथ भी डील करने वाले हैं और हमने परमाणु युद्ध को रोका है। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा परमाणु युद्ध होता, लाखों लोगों की जान जा सकती थी। Bad nuclear war. आज हम इंतजार कर रहे थे कि डीजीएमओ की बात होगी, पता चलेगा सीज फायर कंटिन्यू रहेगा या नहीं। डीजीएमओ की बात तो हुई, लेकिन बातचीत में क्या हुआ ये किसी ने नहीं बताया।
इस बात को क्लियर किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, पर वो कुछ कहते उससे पहले ट्रंप साहब ने आज फिर अनाउंस कर दिया कि युद्ध विराम जारी रहेगा और उन्हें लगता है लंबे समय तक जारी रहेगा। पहली जब बात याद होगा डीजीएमओ की बात हुई थी तो भी वो दुनिया को कुछ बताते, उससे पहले ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस करके सबको चौंका दिया था। असल में ट्रंप ने आज एक बार फिर बता दिया कि दिल से तो वो एक ट्रेडर हैं। कल उन्होंने कहा था भारत और पाकिस्तान दोनों ने उनकी बात मान ली, इसलिए वो उनके साथ अच्छी डील करेंगे, अच्छा ट्रेड करेंगे, अच्छा टैरिफ देंगे। आज उन्होंने कहा अगर भारत और पाकिस्तान का टकराव जारी रहता तो वो इन दोनों देशों के साथ ट्रेड नहीं करते। तो ट्रंप के दिलो दिमाग में सिर्फ व्यापार रहता है, हर बात को इसी नज़रिए से देखते हैं, इसलिए उनकी किसी बात को आजकल ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर ये दोनों देश आपस में टकराते तो मिलियंस ऑफ लोगों की, लाखों लोगों की मौत हो सकती थी, न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। उन्होंने न्यूक्लियर टकराव को टाल दिया। इस बात में काफ़ी बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत उसके न्यूक्लियर बम तक, उसकी न्यूक्लियर कमांड तक पहुंच गया है। इसी के बाद पाकिस्तान ने जाकर अमेरिका से गुहार लगाई बचाने की। और नरेंद्र मोदी ने आज ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ का फोन आया था, पाकिस्तान ने युद्ध विराम की रिक्वेस्ट की थी और भारत ने अपना मकसद हासिल कर लिया था, इसलिए एक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन अभी सेनाएं पूरे अलर्ट पर रहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर रहेगी, उसके बाद ही भारत कोई अंतिम फैसला लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीनों सेनाओं को सैल्यूट किया, लेकिन आज हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के पूरे डिटेल बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ देश के सामने रखे, सबूतों के साथ बताया। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। जब समुद्र ने रास्ता देने से इनकार कर दिया था तो भगवान राम ने कहा कि भय बिन हो न प्रीति, बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता। और फिर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी इसी अंदाज में बात की। उन्होंने कहा बहुत हो चुका था, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए सबक सिखाना जरूरी था। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने बताया कि आतंकवादी हमले पहले भी होते थे, लेकिन पहले कुछ सालों में ट्रेंड बदला है। अब पाकिस्तान दहशतगर्दों के जरिए निहत्ते बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। इसके बाद घर में घुसकर मारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें एयर डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। सेना ने आज आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक हमारी तैयारियों को सामने रखा। तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, या फिर दूसरे साजो सामान हो, भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के किसी हमले का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बाद डीजी एयर ऑपरेशंस AK भारती ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा फिलहाल कार्रवाई रुकी जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई है। एयर मार्शल भारती ने कहा भारत के जंगी बेड़े तैयार हैं, हमारी मिसाइल्स लोडेड हैं, अगर जरूरत हुई तो एक्शन तुरंत शुरू होगा। All our military bases
all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी फौज ने 7 मई को सिर्फ दहशतगर्दी के अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर कोई अटैक नहीं किया, सिविलियंस इलाकों को जरा भी निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों पर हमलों को अपने ऊपर हमला माना और पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई, भारत पर हमला करने की कोशिश की। एयर मार्शल भारती ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने हमारे आर्मी बेस, एयरबेस के साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टर्किश ड्रोन्स गिराए, चाइनीज मिसाइल्स को मिट्टी में मिला दिया। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile which is of Chinese origin. This missile has missed its target and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was a long range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. एक एक तस्वीर देखने वाली थी, एक एक बात सुनने वाली थी। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जिन ड्रोन्स और मिसाइल को नष्ट किया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तानी सेना की कमर कैसे टूटी, ये समझने के लिए सौरभ के पास चलते हैं। और सौरभ शर्मा के साथ में रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सतीश कुमार हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं। तो सौरभ, सबसे पहले मैं चाहता हूं दर्शकों को यह समझा दें कि हमारी फौज ने पाकिस्तान की जिस चाइनीज मिसाइल PL-15 को गिराया, इस मिसाइल के क्या स्पेसिफिकेशन है? जी रजत जी, हमारे साथ फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं भारतीय सेना के जनरल राज शुक्ला जी। जनरल साहब, आज खूब चर्चा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी इक्विपमेंट की, चीनी मिसाइल, चीनी ड्रोन्स भारत ने भेजे थे और बड़ी एक मुस्कान थी हमारे डीजी एयर ऑप्स के चेहरे पर जो आपने देखा। क्या कितनी खासियत है इस मिसाइल की, इनके इक्विपमेंट की, चीनी सामान की? तो देखिए, जो पाकिस्तान की सैन्य प्रणाली है उसके दो प्रमुख सहयोगी थे, टर्की और चीन। तो चीन ने क्या दिया? चीन ने दिया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, चीन ने दिए J-10 जहाज, JF-17 जहाज और PL-15 मिसाइल जो है ये जो। तो अब आप देखिए क्या हुआ। जिस रात इन्होंने हम पर हमला किया और इनको हमारे AD वॉल जो थी S-400, MR-SAMS, आकाश तीर, स्पाइडर, उसका सामना करना पड़ा, तो J-10 गिरे, J-17 गिरे, वैक्स को हमने टारगेट किया और PL-15 मिसाइल का क्या हुआ वो सामने आप देख रहे हैं। तो सिर्फ मिसाइल की बात नहीं है, बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है, और ये एक पेशावर मामला है कि साहब जो चाइना का सहयोग था, फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट से J-17, J-10, HQ-9 सब नाकामयाब हो गए। तो क्या इक्विपमेंट में खामी थी या पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनके युद्ध कौशल में कमी थी?
दोनों एक विशाल चिन्ह है। ये मिसाइल है सर, वो पीछे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, रजत जी ने जो पूछा, ये PL-15। एक्चुअली जब हम लोग ये सब बिल्डअप हो रहा था पहलगाम हमले के बाद, तो खूब बात होती थी इस PL-15 मिसाइल की। पाकिस्तान के मीडिया में अभी भी घुमा रहे हैं उसको, तारीफें होती थी। PL-15 की असलियत तो ये है। तो ये असलियत क्या है? ये टुकड़ों में पड़ी हुई है ये PL-15। सौरभ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोग मजाक कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। एक मैसेज था जिसमें शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ आमने सामने खड़े हैं, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आपके सारे इक्विपमेंट फेल हो गए, मिसाइल फेल हो गई, तो वो कह रहे हैं इतने पैसे में तो यही सब मिलेगा। और दूसरी बात जो है रजत जी, वो है टर्की। टर्की वाज सपोज्ड टू बी अ ड्रोन सुपर पावर। उनके जो ड्रोन्स हैं, एक जगह दे कुड नॉट पेनिट्रेट आवर एडी वॉल। तो इनके जो दोनों सैन्य सहयोगी हैं वो तो चित हो गए। पाकिस्तान की वजह से हुए, पाकिस्तान के साथ हुए, पाकिस्तान के परिणाम स्वरूप हुए, ये एक अलग बात है। बट तो ये तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप बता सकते हैं ये जो मिसाइल थी जिनके बारे में इतना दम भरता था चीन, इतना दम भरता था पाकिस्तान, ये क्यों फेल हुई? अभी आपने जनरल साहब दो बातें कही, प्लीज अगर आप एक सेकंड मेरे साथ यहां से। जी। एक तो कि आपने कहा या तो इनका इक्विपमेंट ही जो था उसमें दम नहीं था, मैं बता रहा हूं, या इनको चलाना नहीं आया पाकिस्तानियों को। J-17 गिरा है, DG-ISPR ने ये माना है। J-10 गिरा है, जो इनका फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है। अब कहते थे साहब J-10 का जो रडार है बड़े कमाल का है, और PL-15 की बात करते थे, PL-15 की बात करते थे ये। तो मेरा तो एक बड़ा सवाल है, जब पहले दिन हमने हमले किए, जैसे बता रहे हैं रजत दी, एयर बेसिस पे 9 जो टारगेट ठिकानों पे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वो इतने घातक कैसे सिद्ध हुए अगर उनका HQ-9 काम कर रहा था? तो आई थिंक, आई मीन जनरल मेस्टन बताएं, HQ-9 हैज फेल्ड, द JF-17 कहते थे सबसे हमारा एडवांस्ड है, उसका क्या हुआ? J-10 का क्या हुआ? और एवैक्स, हमने उनके एवैक्स को भी मारा है। सरगोडा की बात ना करें तो अच्छा है। उसके पीछे की कहानी कभी बहुत आएगी कुछ दिनों में बाहर। Therefore, I think it is a comprehensive overwhelming of पाकिस्तान। मैं एक छोटी सी आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। KPS गिल साहब जो थे सुपर कॉप पंजाब के, he once said war on terror के बारे में, he said you will never win the war on terror just by chasing terrorists. You will win it by overwhelming the adversary. 3 दशक से मिस्टर सर वी हैव बीन चेजिंग द टेररिस्ट, अभी हम उनके स्रोत पे जाके उनको मारा। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जो ऑप सिंदूर है उसने KPS गिल के विवेक को यथार्थ में सिद्ध कर दिया। बिल्कुल सही सर। सो एंड वन मोर थिंग, देयरफॉर आई से, एक मिनट, कि हमारी जो सामरिक कला है उसके लिए अद्भुत दिन है। इट इज अ यूनिक मोमेंट फॉर आवर स्टेट क्राफ्ट। वी हैव रीडिस्कवर्ड द यूटिलिटी ऑफ फोर्स। जो सैन्य शक्ति को किस तरह से उसका उपयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, वो हमने कर दिखाया है। तो ऑप सिंदूर इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट। मिसाइल तो छोटी बात है, ये बड़ी बातें जो है, वो पूरा सिस्टम उनका कोलैप्स हो गया है। चीनी क्या सोच रहे हो उनके बारे में? या तो उनको जहाज उड़ाने बात नहीं आपकी आते, बिल्कुल ठीक या है। हमारी मिसाइल। आज जब सेना का ब्रीफिंग हो रही थी, उन्होंने कुछ लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की भी बात की थी, उसकी तस्वीरें भी उन्होंने सामने रखी, और कहते हैं कि भारत ने अगर उसे न मार गिराया होता तो कितना नुकसान कर सकते थे। इसको समझना जरूरी है। दर्शकों के बताएं कि, और ये जो रजत जी, ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो कंपनी बनाती है इनको, एविक्स वगैरह, उनके शेयर आज गिरे, शेयर गिरे। सो द फेलियर ऑफ द चाइनीज सिस्टम, नो आई नो, आई वांट योर व्यूज गुरमाड़े, व्हाट डू यू थिंक? These are my conclusions. It's a comprehensive failure. It is just not the PL-15. सही में ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव फेलियर है, क्योंकि इसमें ये दिखाता है उनकी कैपेबिलिटी बहुत ख़राब है, यानी कि चीनी इक्विपमेंट की, और साथ में उन जो पाकिस्तानी सेना है उनके कौशल्य भी इतना ख़राब है कि वो लड़ने लायक नहीं है। ये बहुत ज़रूर है, क्योंकि ये हम ये नहीं सकते कि इसके कारण हुआ या उसके कारण, ये पूरा टोटल फेलियर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, और हमारी जो एडी सिस्टम है एक्सीलेंट, बिकॉज उन्होंने जो एक्शन लिया है, तो इसमें जो हमने एडी सिस्टम पे जो गौर किया और हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत देखने लायक है। उसमें मीन्स हमारा जो कौशल्य है, आई थिंक हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुआयना रखता है इसमें। एक जिक्र आया था
चीन के यीहा सिस्टम का, उसकी तस्वीरें भी एयर मार्शल ने दिखाई थी। तो ये क्या सिस्टम था, क्या इसकी खासियत है? फेल हो गया चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ तो होगा उसमें। ये जब वो बात कर रहे थे ना लॉयटर म्यूनिशंस की और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की, तभी इन्होंने ये जिक्र किया था डीजे एयर ऑप्स ने, इनके पास कोई ये हाथ सिस्टम है। मगर आप जो बता रहे हैं सर, उसका मतलब ये कि पाकिस्तान की सेना जिस चीनी सामान के दम पर एक्चुअली लड़ रही थी, और टर्की और टर्की का लॉयटर म्यूनिशन वगैरह टर्की ने दिए हैं। इस इनका सारा सिस्टम, सारा इक्विपमेंट सब फेल हो गया पूरी तरीके से। मेरे को तो यही लग रहा है। बस ये एक रॉकेट इसमें दिखाई दे रहा है। मेस्टन साहब, काफी उपयोग हमने इस बार देखा, हमने पहली बार देखा था रूस यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल, वो फर्स्ट टाइम था, और अब देखा है हमने इन 5 दिनों के अंदर। एंड हमारे ड्रोन्स ने जो किया वो तो पता है, दुनिया को पता है, उसका प्रूफ है हमारे पास। और उनके ड्रोन क्या नहीं कर पाए वो एक तस्वीर में बता रही है, पड़े हुए जमीन पर। बिल्कुल सौरभ, बल्कि रजत जी ने एक मजाक के बारे में बोला था। दूसरा मजाक अब मैं बता देता हूँ जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, चीन से नहीं और टर्की से नहीं। तो ये साफ जाहिर है कि हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट और जो हमने इंडिजिनाइजेशन मेड इन इंडिया शुरू किया है वो कितना कामयाब हुआ है। और हमारे ड्रोन्स भी कई इंडिजिनाइज ड्रोन्स हैं। तो कहने का मतलब है, जो आपने अभी सवाल उठाया है, इनकी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इनकी क्या थी। जैसे ये मिसाइल थी जो अभी आपने दर्शाई, PL-15 या PL-15, और साथ में जो ये एयर टू एयर मिसाइल है, और साथ में जो इनके ड्रोन्स थे, टर्की वाले ड्रोन्स, वो सारे फेल हो गए। तो कहने का मतलब है इनकी जो ऑफेंसिव एयर कैपेबिलिटी थी वो एक्चुअली देखा जाए तो नाकामयाब हो गई है। ना इनकी ट्रेनिंग शायद अच्छी थी, और या इनको जो इक्विपमेंट था, क्योंकि देखिए ये जैसे ये तो इनका ऑफेंसिव हो गई है। डिफेंसिव, भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने इनको हर जगह मारा है। इनके पंजाब में 9 मिलिट्री बेसिस और सिंध में भी मारे हैं। क्या जाहिर होता है, इनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, जो HQ-9 और HQ-16 पे थी, वो भी फेल हो गई। और ये कौन सा था, ये S-300 जो चाइना ने रिवर्स इंजीनियर करके हाइब्रिड बनाया था, ये भी फेल हो गया है। तो पाकिस्तान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एयर में, पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी एयर डिफेंस में, दोनों कामयाब नहीं हुई है। भारत की जो शक्ति थी, हमारी जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, कितना जाके सॉलिड हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, और वो पूरी विश्व ने देखा है। आप ये ड्रोन्स की बात कर रहे थे, ड्रोन्स ने इरिटेट बहुत किया। रोज 9 बजने में 5 मिनट पर, 9 बजे मेरा शो शुरू होता है, ये 9 बजने में 5 मिनट पर ड्रोन उड़ाना शुरू कर देते थे। देखिए ड्रोन्स जो हैं, रजत जी आपने एक पूछा है, हम इधर उधर की थोड़ी बात आपके सामने जब आपने पूछा था PL-15 के बारे में, हमने उसके बारे में कुछ बात नहीं की। देखिए सबसे बड़ी सच्चाई जो है उसके ऊपर बात करें, और हम क्या किए तो सबको पता है। देखिए आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, आपने पूछा, बार बार इसके बारे में पूछा, इसलिए बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो आप PL-15 देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है, इसलिए एयरफोर्स के DGMO ने इसको दिखाया पहली बार। ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये जमीन पे नहीं मारी जाती, मगर जमीन पे इसके टुकड़े आप देख रहे हैं। मतलब जब उसने फायर किया तो अपने एयरक्राफ्ट से हमारे एयरक्राफ्ट को मारने के लिए किया, और वो निशाने में नहीं आया। सबसे बड़ी जो प्रूफ है कि ये एयर कॉम्बैट का बात है, ये जमीन पे नहीं आया है, और वो जमीन में पड़ा है कि हमारे एयरक्राफ्ट को नहीं मार पाया। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रूफ, इसलिए उन्होंने PL-15 की। तो जनरल सिन्हा, इसका एक और मतलब ये भी है ना कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत था। वो सिस्टम जिसने पाकिस्तान के इरादे मिट्टी में मिला दिए, चीन की मिसाइल्स, टर्की के ड्रोन्स को जिसने धूल चटा दी, उस एयर डिफेंस सिस्टम की थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने आज बताया था, हमको पता था कि पाकिस्तान क्या करेगा, इसलिए तैयारी उसी हिसाब से की गई थी। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक पुराने, पारंपरिक और मॉडर्न एयर डिफेंस इक्विपमेंट का ऐसा अनोखा मिक्स तैयार किया था जिसको भेदना असंभव था। ये जो जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने दी थी, उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहता। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, उसका खुलासा नहीं किया। इतना बताया कि ऐसा एरियल सिस्टम,
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साधन और एयर डिफेंस के सिस्टम, ये सब मिलाकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना जिसके आगे पाकिस्तान का पस्त होना तय था, और वही हुआ। और जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे कि मिसाइल्स और ड्रोन फेल हो गए, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। सौरभ, जितना मैं समझ पाया कि हमारे एयर डिफेंस के तहत 4 लेयर बनाई गई थी। कवच की पहली लेयर में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे जो स्वदेशी हैं, हमारे यहाँ बने हुए हैं, और इस सिस्टम को QS का यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का, और ये दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके इसे हार्ड किल या सॉफ्ट किल किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की पहली लेयर में शोल्डर फायर्ड मैनपैड सिस्टम भी, यानी जो कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले रॉकेट हैं, ये ब्रॉडली एज ए कॉमन मैन मुझे समझ आया। इसमें सेना और एयरफोर्स के जवान इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और दुश्मन के हमलावर हथियार को हवा में मार गिराते हैं। तो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएं कि ये जो सिस्टम जिनका जिक्र कर रहे थे घई साहब, वो क्या थे और कैसे वो काम करते हैं। जी जनरल सिन्हा, 2 शब्द बोले उन्होंने, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा लेयर्ड, अगर ये आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम का मतलब है कि तीनों सेनाओं की जो हमारे एयर डिफेंस के वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो एकदम इंटीग्रेटेड, क्योंकि आपको ज़मीन के ऊपर में देखनी पड़ती है, क्योंकि 1400 किलोमीटर का पूरा जगह था। तो इसमें आप जब करते हैं तो सबके बीच में सिनर्जी, ऐसा ना हो कि किसी भी पॉइंट में ज़्यादा हथियार लगे हों और कोई आपका छूट जाए, कोई इलाका जिससे वो दुश्मन उस इलाके के गैप की। पहली रात को याद कीजिए, 400 ड्रोन आकर के इसी गैपों को वो प्रोबिंग अटैक कर रहे थे, कहाँ गैप मिले कि हम घुसेंगे। तो इंटीग्रेशन का वो मतलब है हम सब जितने भी हमारी चीज़ें हैं इंटीग्रेटेड हों। उसके बाद 4 लेयर की बात है। तो लेयर की बात में यदि आप लेते हैं, हम क्योंकि सब बात करते हैं S-400 की, उसकी क्षमता है 600 किलोमीटर देखने की और मार करने की क्षमता है 400 किलोमीटर से। कोई चीज़ भी आपकी तरफ आता है तो उसको ट्रैक करके वो मार देता है। दूसरी यदि हम देखें, शोल्डर जो पहली लेयर है, शोल्डर फायर हमारे एक हमारे रोल पे होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे, वो भी उन सब चीज़ को मारते हैं, जिसमें L-70 है। और शोल्डर फायर भी जो कि हमारे गरुड़ करते हैं, हमारे आगे की फौज, और उन्होंने BSF कोई भी नाम लिया है जी। तो BSF के पास भी जो हमारे MMG हैं, HMG हैं, LMG हैं, वो भी एंटी एयरक्राफ्ट, और उन्होंने भी गिराए हैं। 400 ड्रोन के 2-3 वेव की जो पहली रात अटैक आई है, उसको नकारा करना इट इज इम्पॉसिबल। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब पूरी सीमा पर कोई गैप ना मिले, कहीं से वो अंदर ना घुस पाए। और लेयर्ड मतलब अगर एक लेयर ब्रीच कर भी दे तो उसके पीछे दूसरी तीसरी लेयर। हाँ सर, ये S-400 का महत्व क्या है? जो मार्च की शक्ति है 400 किलोमीटर,
तो लगातार पाकिस्तानी जहाज ये कोशिश कर रहे थे कि अगर उनको अंदर घुसना है तो पहले उनको S-400 रडार को निकालना है। तो उन्होंने कुछ हमले किए ये आदमपुर वगैरह में, लेकिन सफल नहीं हुए। और क्योंकि S-400 को मारने में सफल नहीं हुए, उनको कोई कॉरिडोर नहीं मिला, तो वो अंदर दाखिल हो ही नहीं पाए। और उसी कोशिश में, उसी प्रयत्न में उनके वो J-17 गिरे हैं, J-10 गिरे हैं। तो सबसे बड़ा महत्व जो है S-400 का है, जो हमने रूस से लिया था, और जब हमने लिया था तो अमरीकी खुश नहीं थे। सो इट इज़ अ वेरी, आई थिंक, अ गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू फील S-400। और S-400 की अगर आप तुलना करें HQ-9 से, HQ-9 has been a failure. So once again, S-400 comparable weapons है sir. Same main things are these systems which prevent penetration of these aircraft. In fact, कल मैं सुन रहा था ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को, वो कह रहे थे कि S-400 इतना प्रबल है कि अगर उनके दायरे में एक बार आ गए तो फिर बच निकलना मुश्किल है। So they didn't take the chances. और दूसरी बात जो जनरल सिन्हा कह रहे थे उसको मैं कर दूं, we also have what is called an integrated command and control system, ICAAS, जो ये सबको इंटीग्रेट करता है। और इस सिस्टम को सॉफ्टवेयर वगैरह के जरिए से 10 सालों तक इसको मजबूत बनाया गया है। और मेरे समझ में द नेक्स्ट लेयर जिसकी हमको बात करनी चाहिए इज आकाश तीर, क्योंकि वो आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस का परिणाम है। सो एन इंडिजिनस सिस्टम हैज स्टूड, S-400 हैज डन वेरी वेल, और जो बाकी बातें कहीं स्पाइडर, L-70 सौरभ, जो एक और लेयर है जिसका जिक्र किया, उसके बारे में एक सवाल मेरे पास में है। आर्मी और एयरफोर्स ने हवाई सुरक्षा कवच की जो दूसरी लेयर थी उसमें पॉइंटेड एयर डिफेंस सिस्टम और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जिक्र किया था लेफ्टिनेंट जनरल ने। उन्होंने कहा इस लेयर में शामिल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, त्रिशूल, पेचोरा और OSA-AK शॉर्ट रेंज जैसी मिसाइल्स। तो ये क्या हैं, इनके बारे में अगर दर्शकों को बताएं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम लिए थे, हम इसको समझ नहीं सकते ये क्या है। मेरे वाइस एडमिरल साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो हमारे एयर डिफेंस की कुछ टेक्निकल बातें जो आज बताई गई, ये अगर आप बता दें। और क्योंकि रजत जी, वाइस एडमिरल साहब हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए और हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आज नेवी की तरफ से ये कहा गया कि नेवी की ताकत का पूरा प्रबल क्षमता प्रदर्शन होने के लिए बस बेताब ही था, और पाकिस्तान ये जानता था, और वो नेवी से भी डरा हुआ था। हाँ जी, क्योंकि नेवी के पूरे कैरियर बैटल ग्रुप और शिप्स पूरी तरह से डिप्लॉयड थे, और उनके जो मिसाइल्स एंड उधर के भी जो ड्रोन्स हमारे पास जो ये कैपेबिलिटी है वो एकदम स्टूड टू थे। मीन्स अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता, यानी कि यहाँ पर, तो उसको पूरा अंजाम दिया जाता, यानी कि कराची को या उधर के जो टारगेट्स। और उसके कारण पूरी मैरीटाइम डोमिनेंस अपने एरिया में था, और उसमें ये थी कि पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स एकदम डिफेंसिव रोल में चली गई, और ज़्यादातर तो अपने हार्बर्स में बैठे। ये बात सही है वाइस एडमिरल साहब की ज़रूरत पड़ती तो नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी? जरूर, एक पूरी तरह से तैयार थी उसमें, और इतना विध्वंसक होता और अच्छा अंजाम होता कि वहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता। अब जो जर्जी साहब आपने जो सवाल पूछा था, आप जनरल राज बता रहे हैं। मैं कुछ एक और चीज विषय पर बात करना चाहता हूं। एक सेकंड सर, मैं इस पर क्वेश्चन पर लिख दूं। जनरल मैसन रजत जी की बात बताएं। हाँ, ये देखिए, ये बात है। ये अभी हमने इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें एक शब्द आया था सॉफ्ट किल, और यहां लिखा हुआ है हार्ड किल। क्या अंतर है इसका? ये किस ये हार्ड किल हुआ जो आपकी मिसाइल्स फायर करती हैं, सॉफ्ट किल हुआ जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डोमिनेंस। तो सॉफ्ट जिसमें एल्गोरिथम्स वगैरह बाहर नहीं करना पड़ा, बिल्कुल काइनेटिक नहीं है, नॉन काइनेटिक। और जो हार्ड किल है काइनेटिक्स, जिसकी बात की पिचोरा और ये आकाश थी, दे आर हार्ड किल मिसाइल्स। सॉफ्ट किल इज जैमिंग, साइबर डोमिनेंस, इस सब के जरिए। जोड़ सकता हूँ प्लीज। देखिए, पहले दिन आपने सुना होगा, ये ब्रीफिंग में भी आया है, जब 400 ड्रोन्स आए थे तो उसमें बताया गया कि हमने 50 गिराए तो वो हमारा हार्ड किल था, और हमने 20 का एक नफरी दिया था कि हमने उसको जैमिंग किया था। तो ये जैमिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ये हम लोग उसको कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होती हैं जो उसके फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसको वो चल ही नहीं सकता, उतना तो हथियार फायर कर सकता है। जो सबसे बड़ी बात जो रजत जी पूछ रहे थे कि सेकंड लेयर में पिचौरा का नाम लिया,
ओसा AK का नाम लिया, सिल्का का नाम नहीं लिया है, और ये क्या चीजें हैं? ये हमारी पुरानी, ये बूढ़ी नहीं कहेंगे, सबसे प्रूवन सिस्टम थी, मगर पुरानी है, ये पहले से चली आ रही है। एयर डिफेंस के पिचौरा मिसाइल्स, हमारे ओका ऐसे जो आप देख रहे हैं, और सिल्का टैंकों के ऊपर होती है, और L-70 गन्स। इसके अलावा आकाश एनजी के बारे में आपको बताऊं, ये 2024 में ऑपरेशनल हुई है। हम 2025 में लड़ रहे हैं। ये आकाश है। जी हाँ, ये 2000 आकाश सौरभ, ये भारत में बनी हुई मिसाइल है, स्वदेशी है, अपनी देश की बनाई हुई। DRDO और BHL ने मिलकर बनाया है इसको, और इसके अंदर में ये 2024 में जो न्यू जनरेशन है, 290 किलोमीटर इसकी रेंज है वो हम, और 25 में जमीन के ऊपर में इसने अच्छी काम की है कि प्राइम मिनिस्टर ने DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाकर किसके बारे में बात किया था जब ये युद्ध चल रहा था। अभी पूरे विश्व के अंदर में इसकी इतनी मांग होगी, क्योंकि ये प्रूवन है कि जितने भी आकाश के मिसाइल्स फायर हुए वो न्यू जनरेशन वाले 2024 के बने हुए हैं। एब्सोल्युटली आप बोलिए 5th 6th जनरेशन जो भी बात कर लें, ये है उसका। तो ये पूरी तरह भारतीय है। जनरल शुक्ला, आपने आज मैं अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट का इंटरव्यू देख रहा था, वो तारीफ कर रहे थे इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, और सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है इसने अपने हथियार बनाने शुरू किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी डिपेंडेंस या तो टर्की पर है या चाइना पर है, लेकिन भारत ने ये जो स्वदेशी मिसाइल बनानी शुरू की हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत होगी ये भविष्य में भारत की। जनरल मिनिस्टर, इंडिजिनियस इक्विपमेंट हमारा, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बोला है, पहली बात तो हमारा एम बहुत क्लियर था एज अ कंट्री कि मेक इन भारत और इंडिजिनाइजेशन। तो वो एक हमने बड़ा अच्छा टारगेट अचीव किया है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश हो, ये बहुत कुछ अभी हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं। और जो आकाश मिसाइल है, देखिए उसके कई वर्जन्स हैं, जैसे NG है, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो तकरीबन 260 किलोमीटर्स की उसकी रेंज है। और बेसिकली ये सारी जो मिसाइल्स हैं, ये MR-SAM है, ये वाली जो लेटेस्ट है, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहने का मतलब है चाहे एनिमी एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन्स हो जो डीप इंट्रूजन कर रहे हैं, बड़े वाले ड्रोन्स, उनको ये सबको अटैक करेगा। वैसे छोटे मोटे ड्रोन्स तो वो पहली जो फर्स्ट टीयर है, सेकेंड टीयर में ही उनको इम्पैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो भारत की एक इंडिजिनाइजेशन है, और इसीलिए भारत, ये प्राइम मिनिस्टर की जो ओपनिंग स्पीच में थी, आर्म फोर्सेस के अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज और तमाम साइंटिस्ट को भी शाबाशी दी थी, मुबारकबाद दिया था, सल्यूट किया था। तो ये साफ जाहिर है कि जो हमारी इंडिजिनाइजेशन है, और देखिए आज की लड़ाई में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर हम इंडिजिनाइजेशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट सब कुछ है, तो एक तो देश का मनोबल होता है, दूसरा कोई भी देश हमें एक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दे सकता है कि कभी बोलेगा नहीं दे सकता। जैसे अभी GE F414 इंजन में वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में US ने डिले किया था। तो इसीलिए आज भारत जो ये एक इंडिजिनाइजेशन मेड इन इंडिया में चल रहा है, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और आज की तारीख के बाद ये जो हुआ है, मेरे को लगता है डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही इसमें बढ़ाने के अलावा ड्रोन्स के ऊपर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को फिर डिफेंस बजट में मदद मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, एक आज जब मैं एयर मार्शल भारती की बात सुन रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे थे कि भारत के पास मॉडर्न वॉरफेयर का सिस्टम तो है ही है, लेकिन जो हमारे पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने सोवियत संघ से लिए थे, पिचौरा मिसाइल्स, वो भी दुश्मन के इरादे नाकाम करने में काफी कारगर साबित हुई। यानी हमारी पुरानी चीजें भी आज भी काम आ रही हैं और बड़ी पावरफुल है। ये पिचौरा आप स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हाँ, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और यही जो मल्टी लेयर्ड में यूज़ किया था। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो चीन के जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास लगभग 60% है, और कभी भी वो युद्ध में टेस्ट नहीं हुए, और ये पहली बार टेस्ट में हुए, तो उनकी कामयाबी आपने देख ली। ये जो है ना, आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी, तो आकाश तीर वगैरह तो हमारी जो बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा ये स्काई स्ट्राइकर की ओर, जो लॉयटर म्यूनिशन इस्तेमाल हुए थे, ये स्काई स्ट्राइकर, ये एक बेंगलोर का स्टार्टअप है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। दे वर इन द बिगिनिंग, 2 साल पुराने स्टार्टअप ने बनाया।
और ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्टार्टअप्स। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में अगर हम स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स दें, हमारे स्टार्टअप्स गजब के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, चिप्स, नेवी में अंडर सी स्टार्टअप्स को तवज्जो देनी चाहिए, स्काई स्ट्राइकर। एक दो बात मैं और कहना चाहूंगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नजरिए में ये है कि जो हमने इनका ये जो स्कूली न्यूक्लियर झांसा था, स्कूल बॉय न्यूक्लियर ब्लफ, वी हैव कॉल्ड दैट वंस एंड फॉर ऑल, कि साहब ये देखिए क्या कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर के आड़ में दहशतगर्दी का सिलसिला, टेरर रैम्पेज, और इसको वेस्ट जस्टिफाई कर रहा था सब। ये तो श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट दिस न्यूक्लियर टेरर नेक्सस विल नॉट वर्क। और जो सरगोदा में हुआ है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो हुआ है तो वो एक और भी अब बड़ा, सर आपने दो बार जिक्र कर दिया, जिक्र कर दिया सरगोदा का। नहीं, लोग लेकिन सोच रहे होंगे क्या सौरभ, है? बात में दम जरूर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि अगर ये दोनों का टकराव होता तो ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। ये उन्होंने आज कहा, और कल जो उन्होंने कहा था अपना स्टेटमेंट, उसमें कहा था कि अगर ये लड़ाई इन दोनों मुल्कों के बीच भीषण होती तो फिर मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड। तो ये मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड, इसका मतलब तो साफ है उनका इशारा क्या था। और ये देखिए बड़ी इन्होंने इसकी रचना कैसे की। इन्होंने इसकी रचना ये की कि साहब देखिए, हम न्यूक्लियर वेपन पावर हैं, आप हैं, हम अटैक करेंगे। और जब भी अटैक होता था पूरा डिबेट भारत में और वेस्ट में न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, दिस ब्लफ हैज टू बी कॉल्ड। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देखिए आप यू चूज, इट्स ऑप्शंस चॉइस, आप चुने, या तो आप टेरर को बढ़ावा दें या हमारी कन्वेंशनल माइंड सेट। ये न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करने के बाद हमारी सेनाओं के हाथ कितने खुल गए? बहुत खुल गए। अब देखिए क्या है, अब युद्ध कौशल क्या है, दैट यू सो ऑर्केस्ट्रेट द बैटल। जो युद्ध का दायरा है, उसकी गति है, उसको आप ऐसे नियंत्रण करें दैट यू डोंट क्रॉस द न्यूक्लियर रेड लाइंस। हमने दिखा दिया ये। देखिए मैं सबसे बड़ी, मेरे को किस बात पे हर्ष हुआ, मैंने 40 साल गुजारे फौज में, ये जितने हैं ना नूर खान और ये मैं लिख के लाया हूँ, पसरूर, चुनिया, इनको बस हमने वॉर गेम में मारे, मैप पे। पहली बार है जब इनको मारा है वहां में मारा है। तो इट इज अ वेरी, देखिए मैं आपको एक पुरानी एक पृष्ठभूमि छोटी से बता दूं। देखिए पार्लियामेंट अटैक और उस दौरान क्या लोगों की भावना थी, निराशा कितनी थी, हताश कितने थे लोग, कि आई थिंक अरुण शोरे सेड ही कैप्चर्ड द मूड व्हेन ही सेड नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट अ टूथ फॉर अ टूथ, फॉर वन आई बोथ द आईज, फॉर वन टूथ द होल जॉ। ऑपरेशन सिंदूर ने ये करके दिखाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी बात आपने कही कि ऑपरेशन सिंदूर ने, अगर उन्होंने एक हमारे एयरबेस को मारा तो हमने जाके उनके 8 एयरबेस को उड़ा दिया। इस लेवल की ये प्लानिंग थी। लेकिन हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर बम की, मुझे अमेरिकन अखबारों में जो छपा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत ने जब रावलपिंडी के पास फायर किया, मिसाइल वहां तक पहुंची, तो फिर जनरल मुनीर डर गए थे, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर कमांड है वो उसके आसपास ही कहीं है, और फिर अमेरिका से कहा कि भारत तो वहां तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। एक बार बताऊं, देखिए आपने न्यूक्लियर कमांड की बात की, मगर आपको थोड़ा याद दिला दें, कहूटा नाम सुना है आपने? जी। कहूटा इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर रिसर्च लैब, कहूटा उनका न्यूक्लियर का हार्ट है। आज बात आई थी जब चंगई हिल और हमारे DGMO एयर ने हंस के कहा, ये हमें कहा, हमें उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं, जो सरगोदा है उसके नीचे में 60 टनल हैं न्यूक्लियर के, 60 टनल। ये शायद क्योंकि नहीं बताएंगे, 60 टनल हैं। मैं बस इतने इशारों में आपको बता दूं, 60 टनल हैं जहां पर न्यूक्लियर के 2 फ्यूल रखे जाते हैं और उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं इसलिए कि हम अभी बाहर हैं, हम क्योंकि ये जानना चाहिए कुछ ऐसा हमने किया नहीं है, ना तो हमने की है, मगर कहूटा यदि आप कहेंगे जो इस्लामाबाद, तो लोग पूरी दुनिया समझेगी कि क्या चीज़ है। जो आपने कहा, जब हमने मारा उनके चकलाला, जो नूर खान भी कहलाता है, और उसके बाद ब्रह्मोस की मार पड़ी है वहाँ, जिसका एरर है 1 मीटर या 3 मीटर, जब मैक्सिमम, यदि 1 मीटर आप सोच लीजिए तो
रजत जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो आप इसका आकलन करें। और ब्रह्मोस तो ये जो न्यूक्लियर कमांड है, ये कितना दूर है वहां से? GHQ पे है, जहां रावलपिंडी और जो ये आपका इस्लामाबाद है उसकी दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर है। तो जो भी होगा इन्हीं जगह में है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कंट्रोल होती है, ये मिलिट्री कंट्रोल होती है। जो भी नेशनल कमांड पोस्ट बनता है वो आप समझिए, आप अंदाजा लगाइए, उसकी आकलन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, हम तो इतना ही बता पाएंगे आपको। तो ये, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, ये शक सही है कि अगर मिसाइल एक जगह यहां पहुंच सकती है तो फिर उस जगह भी पहुंच सकती है? 200%, 200%, नॉट 100%, 200% सर। देखिए, जब मिसाइल दागी जाती हैं तो हमेशा इसलिए नहीं दागी जाती कि भाई नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए भी दागी जाती हैं कि इसके ज़रिए पॉलिटिको मिलिट्री सिग्नलिंग होती है। तो पॉलिटिको मिलिट्री सिग्नलिंग ये है कि साहब देखिए, अगर आप अभी ना माने तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में शायद और सरगोडा में शायद, अब किया तो किसी ने नहीं है, बट ये सिग्नलिंग हो सकती है। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि आज ये फैसला कम से कम हिंदुस्तान ने कर लिया है कि ये जो न्यूक्लियर कवर है इसके नीचे आतंकवादियों को छुपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल यही। और ये भी है कि अगली बार इनका नेतृत्व ये सोचे कि साहब एक ग्रुप यहां निकाल दें, एक ग्रुप वहां निकाल दें, तो थमेंगे और कहेंगे साहब ये जो फैसला है इसको टाल देते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि इतना भारी नुकसान। अभी तक ये क्या कर रहे थे, जैसे आपने कहा, टेरर की आड़ और न्यूक्लियर की आड़ में टेरर रैम्पेज, ये किसी न्यूक्लियर थियोलॉजी का हिस्सा हो ही नहीं सकता, सरासर बेकूफी। और नुकसान एयरफोर्स ने बहुत किया, बड़ी एक्यूरेसी के साथ एयरफोर्स ने काम किया, जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आया। पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और 7 मई को एयरफोर्स ने दहशतगर्दी के अड्डे तबाह किए थे। 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले बर्बाद कर दिया और फिर पाकिस्तान पर पलटवार किया, जिसका दर्द पाकिस्तान को इतना है कि वो आज भी रो रहा है। तो एयर मार्शल भारती बता रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसके सबूत अब पूरी दुनिया देख रही है। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. तो सौरभ, अब तक तो पाकिस्तान ये मान ही नहीं रहा था कि उसके एयरबेस तबाह हुए हैं। तो ये तस्वीरें और जो सबूत एयरफोर्स ने सामने रखे, इसके बाद लगता है कि समझेंगे वो। रजत जी, हम लोग दिन में बात कर रहे थे कि हमने जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी तो उसने कहा कि हमारे पेड़ गिर गए, हमारे कौवे मर गए थे। तो इस बार भारत ने जब हम मिसाइल और बॉम्ब भेजे तो साथ में फोटोग्राफर भी भेजा था, तो उसने तस्वीरें भी खींच के दिखाई। ये जो वीडियोस हम देख रहे थे, ये तो एयरबेस पर स्ट्राइक से वीडियोस हैं जो वहां के पब्लिक ने शूट किए हैं और फिर हमने वहां से लिए हैं। तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस अंदाज में इसाक डार ने माना, वो जरा एक बार सुनते हैं तो मजा आएगा काफी। उन्होंने माना कि भारत ने नूर खान, सियालकोट, सक्कर और मुरी जैसे कई एयरबेसेस पर हमला किया और फिर शहबाज शरीफ ने रात में अपने मंत्रियों और फौजी अफसरों की मीटिंग बुलाई जब यह हमला हुआ। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन अभी भी आई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के जरिए भारत और पाकिस्तान दोनों को समझाया था, अगर वो युद्ध रोक देंगे तभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी, इसलिए भारत और पाकिस्तान उनकी बात मान गए।
तो लेकिन मेरे पास जो जानकारी उसके मुताबिक जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से अमेरिका से ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई है। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ट्रेड को लेकर अमेरिका से कोई बात नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की थी और सेक्रेटरी रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर से 8 और 10 मई को बात की थी। सेक्रेटरी रूबियो ने 10 मई को एनएससी अजीत डोवल से बात की थी। सारी डिटेल्स हमारे पास में है। इन सारी बातचीत के दौरान ट्रेड को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। तो आज मैंने बहुत सारे अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स के कमेंट सुने हैं और सबने कहा कि भारत की आर्म फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल हैं और पाकिस्तान की फौज शरारत करने के अलावा और कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज पॉलिटिकल पावर से खेलती है, बिजनेस करती है, देश चलाती है। फौज का जो काम है उसको छोड़कर बाकी सारे काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय फौज की पाकिस्तान की आर्मी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। भारत की सेना को ट्रेंड ऑफिसर्स चलाते हैं, कमिटेड ऑफिसर्स चलाते हैं। पाकिस्तान की सेना का चीफ धर्म के नाम पर अपनी फौज को भड़काता है। हमारी फौज ट्रांसपेरेंट है, सबूत के साथ बात करती है, जनता को सच बताती है। पाकिस्तान की फौज झूठ पर झूठ बोलती है और ये पिछले 5 दिन में हमने बार बार देखा है। इस बात के सबूत भी देखे कि पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को पालती है, पोसती है और भारत की फौज आतंकवादियों को चुन चुन कर मारती है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज निहत्थे बेकसूर लोगों पर गोली चलवाती है, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ती है और हमारी पराक्रमी सेना देश की हिफाजत करती है, एकता और अखंडता की रक्षा करती है। पिछले दिनों हमने देखा कैसे भारत की बहादुर फौज ने चीन और टर्की के हथियारों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को भारत में बने ब्रह्मोस से सबक सिखा दिया। इसलिए दोनों का कोई मुकाबला है नहीं। हमें अपनी फौज पर, उसकी बहादुरी पर, उसके पराक्रम पर और उसकी प्रोफेशनल अप्रोच पर गर्व है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 11 एयरबेस तबाह हो गए, 40 पाकिस्तानी फौजी और अफसर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। ये वो खुद एडमिट कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, इसके सबूत हमारे पास हैं। पाकिस्तान के दुलारे, पाले पोसे बड़े किए 100 से ज्यादा दहशतगर्द मार दिए गए। इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की फौज बेशर्मी से जीत के दावे कर रही है और अपने दावों के सबूत के तौर पर फर्जी वीडियो दिखा रही है। आतंकवादियों को इस्लाम का सिपाही बता रही है। हमारी फौज पाकिस्तान को जो मार पड़ी उसके सबूत दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान की फौज प्रोपेगेंडा कर रही है, वीडियो गेम के वीडियोस दिखा रही है। मैं आपको पाकिस्तान को कुछ झूठ दिखाता हूं तो आपको समझ में आए कि किस कदर वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और उस झूठ की सच्चाई क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आज पाकिस्तानी फौज एक इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ को सामने लाई। कहा इंडिया जिसे आतंकवादी बता रहा है वो तो मौलवी है, हाफिज है, दीन का सिपाही है। असल में 7 मई को लश्कर और जैश के अड्डों पर हमारी एयरफोर्स के हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अगले दिन उनके जनाजे निकले। दहशतगर्दों के जनाजों को पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग में लपेटा गया, उन्हें स्टेट ऑनर दिया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के जनाजों पर रीत भेजे। सेना के अफसर जनाजे की नमाज में शामिल हुए और नोट करने वाली बात यह थी कि मुरीदके में मारे गए लश्कर के आतंकवादियों के जनाजे पर फातिहा ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ से पढ़ाया गया। उसके पीछे आर्मी के तमाम अफसर लाइन लगाकर खड़े थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। दावा किया कि भारत पाकिस्तान को फिजूल में बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान की फौज ने दावा किया हाफिज अब्दुल रऊफ जिसे भारत आतंकवादी बता रहा है, असल में वो तो एक मौलवी है, फैमिली मैन है, उसकी 3 बेटियां हैं, उसके पेरेंट भी टीचर थे। आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ ने कहा इस शख्स की गलती सिर्फ इतनी है कि उसका नाम अब्दुल रऊफ है। सबूत के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाफिज अब्दुल रऊफ का एक वीडियो चलाया जिसमें वो कह रहा है कि उसके खिलाफ
झूठा प्रचार किया जा रहा है और उससे वो बेहद परेशान है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं। His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he's saying. जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल-अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। So he's saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. So we are actually surprised that even today, then again, they have come out with the same thing. बात सुन के मुझे एक शायर का शेर याद आया, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो ये ऐसा झूठ बोल रहे जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और जब सच सामने आया तो भी उन्हें शर्म नहीं आई। पाकिस्तानी फौज के इस झूठ का सबूत इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। पाकिस्तान की सेना ने हाफिज अब्दुल रऊफ का बायोडेटा दिखाया। इस बायोडेटा में पाकिस्तान की फौज की मक्कारी का सबूत मिल गया। आपको ये सबूत बताऊं उससे पहले कुछ फैक्ट्स आपको दिखा देता हूं। आप टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का प्रेस रिलीज है, जो उसकी वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। 24 नवंबर 2010 की इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है, अब्दुल रऊफ लश्कर का मेंबर और फाइनेंसर है। उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, इसलिए किसी भी अमेरिकी नागरिक का इसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कानून के खिलाफ माना जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल का है। इस डॉक्यूमेंट में उन सारे आतंकवादियों की लिस्ट होती है जिन्हें अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। इसमें जब हाजी अब्दुल रऊफ का नाम सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। अब्दुल रऊफ के इसी डिटेल से पाकिस्तान की पोल खुल गई। स्क्रीन पर आपको 2 डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उस अब्दुल रऊफ की डिटेल है जो पाकिस्तानी फौज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, उसे निर्दोष बताया। दूसरी तरफ वो डिटेल है जो अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में हाफिज अब्दुल रऊफ की हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स में नाम एक ही है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ एक ही है, 25 मार्च 1973। दोनों में प्लेस ऑफ बर्थ एक ही है, सियालकोट। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तानी फौज ने हाफिज अब्दुल रऊफ का जो नेशनल आईडी नंबर बताया है वो वही आईडी नंबर है जो अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हाफिज अब्दुल रऊफ का है। अब इसके बाद भी क्या ये कहने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, बेशर्मी से बोल रहे हैं? अब कोई अमेरिका के प्रशासन को ये सबूत दिखाए। एक और सबूत देखिए, जिस आदमी को पाकिस्तान की सेना मासूम बता रही है, फैमिली मैन कह रही है, जो भोली सूरत बनाकर ये कह रहा है कि वो आतंकवादी नहीं है, उस अब्दुल रऊफ का असली चेहरा भी मैं आपको दिखा देता हूं। लश्कर के आतंकवादी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, दहशतगर्दों की भर्ती करता है और आतंकवादी हमलों के लिए फंड इकट्ठा करता है और पाकिस्तान में घूम घूम पर जहरीली तकरीरों के जरिए नौजवानों को मौत के रास्ते पर भेजता है। अब बताइए, यह आतंकवादी है कि नहीं है? अमेरिका कह रहा है, अमेरिका की डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेज में। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की आर्मी इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही है। यह भी समझने वाली बात है। असल में अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा के कोर ग्रुप का मेंबर है। 1999 में वो हाफिज सईद के साथ इस आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। रऊफ का काम कश्मीर और भारत में आतंक के लिए फंड रेज करना है। वो लश्कर के फाइनेंशियल विंग फलाह इंसानियत का चीफ है। रऊफ सरकार का स्पोक्सपर्सन रह चुका है, लश्कर का स्पोक्सपर्सन रह चुका है। उसने लश्कर के चैरिटी विंग खिदमत खल्क के चीफ के तौर पर भी काम किया है। लश्कर से पहले हाफिज अब्दुल रऊफ जमात उद दावा से जुड़ा था। पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, दहशतगर्दों को पालता पोसता है, इसके लिए
अब क्या किसी और सबूत की ज़रूरत है? वैसे पूरी दुनिया जानती है और दुनिया मानती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से टेरर कैंप चला रहा है, 30 साल से दहशतगर्दों को पाल पोस रहा है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आतंकवादी को इस्लाम का सिपाही बताकर पेश करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात आपको बताता हूं जिससे सुनकर आप और हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी खुद भी एक ग्लोबल टेररिस्ट के बेटे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद न्यूक्लियर इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने 1999 में 1999 में बशीरुद्दीन ने इंजीनियरिंग छोड़कर जिहाद का रास्ता अपना लिया था। वो उसामा बिन लादेन के साथ चले गए थे। बशीरुद्दीन ने उसामा बिन लादेन के केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन के फॉर्मूले उनको बता दिए थे, जिसके बाद 2001 में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करके बैन लगा दिया था। जिसका पिता डिक्लेयर्ड ग्लोबल टेररिस्ट हो, उसको बड़े बड़े आतंकवादी फैमिली मैन ही लगेंगे, वो इस्लाम के सिपाही लगेंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान की सेना का एक और झूठ दिखाता हूं। पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा में इंडिया टीवी की फुटेज का इस्तेमाल किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी के लाइव शो की क्लिप को काट छाट कर ऐसे दिखाया जैसे पाकिस्तान की मिसाइल ने हमारे एयरबेस को हिट किया है। जरा देखिए पहले। Now I will show you another clip which will tell you the story. देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा। अब इसमें सौरभ शर्मा है, रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा है, लेकिन वीडियो का सच क्या है वो देखिए। असल में पाकिस्तान की एक मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। सौरभ शर्मा को डिफेंस एक्सपर्ट मिसाइल के ज़मीन पर गिरे हुए टुकड़े दिखा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के निशाने पर कौन कौन से एयरबेस हो सकते हैं। पूरी बातचीत 5 मिनट की थी। पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ 27 सेकंड की क्लिप दिखाकर ये नैरेटिव बदलने की कोशिश की और ये दावा किया कि पाकिस्तानी मिसाइल ने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इसकी जांच की गई है, फैक्ट चेक टीम ने की और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान ने दिखाए वीडियो और असली वीडियो को PIB ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट किया और कहा कि इंडिया टीवी के इस वीडियो को पाकिस्तान ने एडिट किया, अपने नैरेटिव को सेट करने वाले इससे आपस में जोड़े और झूठ परोस दिया। तो मैं आपको दोनों क्लिप दिखा देता हूं, आपको पाकिस्तान का फरेब खुद ब खुद दिखाई देगा। ये झूठ, ये बेईमानी उजागर हो जाएगी। Now I will show you another clip which will tell you the story. देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी। आप पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतेह 2 मिसाइल है, MRSAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सर। फतेह 2 मिसाइल ये दिखाई दे रही है आपको, नाम फतेह है लेकिन ध्वस्त पड़ी है इस वक्त जमीन पर। एक बार लोकेशन भी आप बता दें अगर ये कहां पर, ये हरियाणा सिरसा में। ये खबर देखिए, ये काफी देर से खबर चल रही थी, रात से इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सिरसा को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। की खबर थी और ये अब नजर आ रहा है वो मिसाइल। सिरसा भी हमारा एयर बेस है। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है, जहां उन्होंने फिदाइन अटैक भी कराया था। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। उन्होंने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसे अपने जो एयरक्राफ्ट से करने की ट्राई की थी, जिसको मार गिराया गया है। 2 ऐसी खबरें। ऐसे कितने सारे वीडियोज हैं जो आपको दिखाऊं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन झूठ पर झूठ
और झूठ सिर्फ पाकिस्तान की सेना नहीं बोल रही, पाकिस्तान की सरकार उससे एक कदम आगे है। पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया टीवी की रियल फुटेज के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेनाओं का दम दिखाने के लिए वीडियो गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दुनिया के सामने पेश कर दी। वीडियो गेम की रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट किया, दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के फाइटर जेट को गिरा दिया। फैक्ट चेक में पाकिस्तान की सरकार का दावा झूठा निकला, बकवास निकला। पता चला कि वीडियो पाकिस्तानी एयरफोर्स का नहीं है, बल्कि आर्मा 3 नाम के एक वीडियो गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। आर्मा 3 एक मिलिट्री सिमुलेशन गेम है। रियल वॉर से, रियल लाइफ से, असली जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीन पर आपको एक तरफ पाकिस्तान सरकार का पोस्ट किया गया वीडियो दिख रहा होगा और दूसरी तरफ आर्मा 3 नाम के गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। दोनों हूबहू एक जैसे हैं। पाकिस्तानी सरकार वीडियो गेम की तस्वीरों को अपनी एयरफोर्स की जांबाजी के सबूत के तौर पर पेश कर रही है। तो इससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत कितनी पतली है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान के लीडर, वहाँ के फौजी अफसर किस ज़माने में जी रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई बच्चा भी इस तरह के झूठ को पकड़ लेगा। अगर नकल करनी है तो उसके लिए भी थोड़ी अकल चाहिए, और आज के ज़माने थोड़ी ज़्यादा चाहिए। कल हमारी तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने सामने आकर पाकिस्तान में तबाही के सबूत दिखाए। इसी की नकल करके पाकिस्तान के आर्मी के अफसर सामने आए, लेकिन दिखाने के लिए कुछ था नहीं। जल्दबाजी में वीडियो गेम के सबूत उठा लिए और कुछ ही मिनटों में असलियत सामने आ गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौज को न कोई शर्म है, न कोई लिहाज। अब पाकिस्तानी फौज एक नया पैतरा आजमा रही है, आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने आज ये खुद मान लिया कि उसकी फौज जिहादी है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक जिहादी जनरल हैं। पाकिस्तानी फौज अब अपनी आवाम को बता रही है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अब तक के सारे आर्मी चीफ से बिल्कुल अलग हैं। मदरसे में पढ़े और हाफिज कुरान की डिग्री हासिल की थी। हाफिज कुरान वो होता है जिसमें कुरान को मुंह जुबानी याद कर रखा हो। आतंकवाद के खिलाफ हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी फौज ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम जनरल आसिम मुनीर रखा, ऑपरेशन बुनियान उन मरसोस। पाकिस्तान के अखबार नवाए वक्त ने लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर ने फजर की नमाज के बाद कुरान देखकर इस ऑपरेशन का नाम रखा था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि पाकिस्तानी फौज जिहाद लड़ती है। जनरल चौधरी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी मौजूदा आर्मी चीफ का भी कट्टरपंथी झुकाव है। पाकिस्तानी फौज की इस सोच को आज एक्सपोज किया ओवैसी ने। ओवैसी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज इस्लाम के नाम पर जो कुछ कर रही है वो गलत है। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान तो ठीक से इस्लाम को भी नहीं मानता, कुरान भी गलत इंटरप्रिटेशन करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन बुनियान उन मरसोस का असली मतलब भी बताया और वाकई में सुनने लायक है। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। फिर
इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिघलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। कुरान शरीफ की हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है उसे असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम एक्सपोज कर दिया। ओवैसी ने बता दिया कि पाकिस्तान की फौज कुरान को भी ठीक से नहीं समझती। और लेकिन ये बात नई नहीं है। थोड़े दिन पहले जनरल मुनीर ने हिंदू और मुसलमान का जो फ़र्क समझाया था वो भी कुरान के मुताबिक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को कलमे से बना मुल्क बताया था। आरिफ मोहम्मद खान ने आपकी अदालत में ये समझाया था कि कैसे ये बात भी कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से मज़हब की आड़ में गुनाह करती है, आतंकवाद को मज़हब के नाम पर पालती पोसती है, दहशतगर्दी मज़हब की आड़ में होती है। जैसे नाम रखा लश्कर तैयबा, जिसका मतलब है तो होली फाइटर्स, और वो क्या करते हैं तो सारी दुनिया ने देखा है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब ग्रुप ऑफ होली फाइटर्स। ये नाम हमने पिछले दिनों में बार बार सुने हैं, लेकिन इनका मतलब जानना भी ज़रूरी है। मरकज़ सुबहानुल्लाह का मतलब होता है हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोरी ऑफ अल्लाह। जितने भी आतंकवादी अड्डों के नाम ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुने गए, सब में कहीं ना कहीं प्रोफेट मोहम्मद साहब का, कुरान शरीफ का, इस्लाम का इस्तेमाल किया गया, जो दीनी तालीम के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान की टीचिंग से खिलाफ है। इसलिए इन आतंकवादियों को सज़ा मिली और इन्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। आज डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, विराट कोहली का जिक्र किया, क्रिकेट की बात की, और पाकिस्तान के हालात का कंपैरिजन क्रिकेट की एक घटना से किया जो उन्हें याद आई। राजीव भाई ने कहा कि 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन ने इंग्लैंड को एकदम धाराशायी कर दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का वही हाल किया। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। आज हमारी सेना के कमांडर्स ने देश की जनता को साथ देने के लिए धन्यवाद किया। देश की जनता को इंस्पायर करने के लिए एक गाना भी चलाया गया। मैं ये गाना आपको सुनाऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं हमारी फौज के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, कई दिन से स्टूडियो में रहकर ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल आपको समझा रहे थे, वो भी यहाँ आ जाएं। और आज मैं आप सबकी तरफ से, पूरे इंडिया टीम की तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको भी नमन करना चाहता हूं। प्लीज। तूने माना मैं नहीं का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी
जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने देश की 140 करोड़ जनता को धन्यवाद दिया और कहा, यू आर द बेस्ट। I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindhur has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. आज मैं अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बीएसएफ के जवानों से, अफसरों से कहना चाहता हूं, यू आर द बेस्ट। और आइए हम सब मिलकर अपनी बहादुर पराक्रमी सेना को कहें, जय हिंद की सेना, जय हिंद। संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा।